Hello friends, now today we will study about the strength of materials. This is a very good subject, a very simple one. If you can understand it well, you can do well. तो हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं जो कि है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. तो इससे पहले इसको जानने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास दो टाइप की बॉडी होती है. एक तो रिजिड बॉडी और एक डिफॉर्मेबल बॉडी. तो जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो हमारा वर्क होता है वो रिजिड बॉडी पे होता है. और जो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जिस बॉडी की बात करते हैं वो हमारी डिफॉर्मेबल बॉडी होती है. तो मान लो एक हमारे पास मान लो एक हमारे पास बॉडी है. मान लो हमारे पास एक बॉडी है और मान लो इसमें तो कोई दो पॉइंट है. दो पॉइंट है मान लो पॉइंट ए पॉइंट बी जिसकी डिस्टेंस एल है. तो अगर ये बॉडी हमारी रिजिड बॉडी है, जो ये बॉडी है हमारी, अगर वो रिजिड बॉडी है तो इसका मतलब है अगर हम कोई भी फोर्स लगाएंगे, कोई भी मान लो कोई भी फोर्स हम लोग अप्लाई किए, चाहे कंप्रेसिव हो चाहे टेंसाइल हो, तो जो हमारा जो इसका वो होगा, जो हमारी इस बॉडी का शेप रहेगा वो कभी भी रिजिड बॉडी का शेप चेंज नहीं होगा. तो जो हमारे जो आर्बिट्रेरी पॉइंट ए और बी आर्बिट्रेरी पॉइंट हैं तो वो ऐसे ही रहेंगे. वो ऐसे ही रहेंगे. इनकी डिस्टेंस हमारे पास एल है. ठीक. तो जो ऐसी बॉडीज होती हैं, द बॉडीज विच आर नॉट डिफॉर्मेबल आर नोन एज रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी को हम लोग कहाँ डील करते हैं? हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डील करते हैं. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. जैसे कि एक कोई बॉडी है, जैसे कि एक प्योर रिजिड बॉडी है, उसमें फोर्स लग रहा है. मान लो एक ये बॉडी है, इस पे एक तरफ से फोर्स लग रहा है 4 किलोमीटर. एक पे हमारे पास फोर्स लग रहा है, एक पे फोर्स लग रहा है एक साइड पे 10 किलोमीटर. तो जो हमारा नेट फोर्स कितना होगा? वो 10 - 4 6 किलोमीटर होगा. 6 किलोमीटर होगा. अब ये बॉडी है प्योर रिजिड बॉडी, तो यही जो ये नेट फोर्स है यही काम आएगा. जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या लिखते हैं? एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो ये हमारा 6 किलोमीटर, 6 इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. ठीक है. अब हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है तो हमें डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में डील करनी है. तो उसके बारे में डील करने के लिए हम लोग देखते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है. तो लेट मान लो एक कोई बॉडी है. तो एक कोई बॉडी है, मान लो ऐसी कोई बॉडी है. उस पर भी हमने दो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए, ए बी. इसकी डिस्टेंस है एल. जब हमारा कोई भी फोर्स एफ, मान लो फोर्स आया दोनों तरफ से, एफ फोर्स आया, एफ फोर्स आया, तो मान लो अब जब ये बॉडी का शेप जो होगा, क्योंकि ये डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो इसका जो शेप होगा, ठीक है,
इसमें जो ये हमारी ए और बी है, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो एल की बजाय एल डैश हो जाएगी। तो देयर इज सम डिफॉर्मेशन, तभी तो हमारी लेंथ, इसकी लेंथ चेंज हुई। डिफॉर्मेशन डेल्टा एल, तो ये क्या लिख सकते हैं, एल माइनस एल डैश। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव, अभी तो हम लोग मान रहे हैं कि वो कितना डिफॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिफॉर्मेबल बॉडी कि अगर किसी भी बॉडी में फोर्स लगाने पर कोई भी डिफॉर्मेशन में चेंज आए तो उसे हम लोग डिफॉर्मेशन बॉडी कहते हैं। अब जैसे डिफॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं, जो हम लोग सो में डील करते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, एक होता है एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। तो जो सो में डिफॉर्मेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर डिफॉर्मेशन होता है, एक नॉन लीनियर डिफॉर्मेशन होता है। अभी हम देखेंगे जो लीनियर डिफॉर्मेशन होते हैं वो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, और जो नॉन लीनियर डिफॉर्मेशन होते हैं वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो जैसे मान लो हमने किसी कोई भी, जैसे कोई भी माइल्ड स्टील या कुछ भी है, ठीक है, तो इस पे जैसे हम लोग ने यूटीएम पे उसका टेंसाइल टेस्ट किया, तो हम लोग उस पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व बनाएंगे, तो एनालाइज करेंगे कि कितनी स्ट्रेस पे कितना डिफॉर्मेशन हुआ। तो जो वो कर्व हमें आएगा उसे हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करेंगे फॉर माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, उसमें जो हमारा जहाँ पे स्लोप कांस्टेंट होगा, तो उसे हम लोग जहाँ पे क्लोज स्लोप कांस्टेंट होगा, लीनियर स्लोप हो, लीनियर लाइन होगी, उसको हम वो कहेंगे वो लीनियर है। तो जैसे कि मान लो हमने बनाया स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बनाया, ये हमारा है वाई एक्सेस पे सिग्मा, वाई एक्सेस पे सिग्मा, एक्स एक्सेस पे हमारा एक्स एक्सेस पे हमारा स्ट्रेन। ठीक, तो जो इसका कर्व बन के आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो हमारा कर्व बन के आएगा वो हमारा ऐसे कुछ बन के आएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, जो हमारा एक कर्व बन के आएगा। पहले तो ये स्ट्रेट लाइन, फिर कुछ ऐसे, फिर फिर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कई सारे पॉइंट ले लेते हैं, जैसे पहला ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, ई पॉइंट। तो यहाँ पे जो जितने सारे पॉइंट है, इसमें ये कर्व क्या बता रहा है कि कितनी स्ट्रेस पे जो हमारी जो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील रॉड है या कुछ भी है, कितनी स्ट्रेस पे, हाईलाइट कर देता हूँ, कितनी स्ट्रेस पे कितना चेंज इन लेंथ या चेंज इन डिफॉर्मेशन हुआ। कितनी स्ट्रेस पे कितना चेंज इन डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो जैसे हम लोग जो ये पॉइंट है, इन पॉइंट को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि कैमरा थोड़ा, अभी मैं नया हूँ तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट को हम लोग लिखेंगे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। बी पॉइंट को हम लोग लिखेंगे इलास्टिक लिमिट। सी पॉइंट हमारा जो है वो है अपर यील्ड पॉइंट। डी पॉइंट जो हमारा है लोअर यील्ड पॉइंट। तो जो यहाँ से यहाँ तक होगा तो वहां पे
जो हमारा बी पॉइंट तक है वहां तक क्या है, अगर हम लोग बी पॉइंट के अब तक कोई भी लोड लगाएंगे और लोड को जैसे किसी एक रॉड है, ये रॉड है, इस पे हमने लोड लोड लगाया, टेंशन में इसको खींच रहे हैं, तो बी पॉइंट तक जब हम, और इसका कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है, बी पॉइंट पे कोई डिफॉर्मेशन, ए पॉइंट पे डिफॉर्मेशन है, तो जब तक लीनियर वेरिएशन है इलास्टिक डिफॉर्मेशन में, तो अगर हम लोग इसको छोड़ देंगे, टेंशन लगाया, थोड़ा सा खींचा, मान लो डेल्टा एल, इसकी लेंथ बढ़ गई, तो इसको जब हम छोड़ देंगे तो बी पॉइंट तक अगर हम लोग स्ट्रेस लगा रहे हैं, बी पॉइंट तक कहीं भी स्ट्रेस लगा रहे हैं, कहीं बी पॉइंट तक अगर हम कोई भी स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो उसको जब स्ट्रेस लगाने के बाद जो डेल्टा डिफॉर्मेशन हो, हमने जैसे ही उसको छोड़ा, तो वो अपना शेप रिगेन कर लेगा और ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ये हमारा, ये सी पॉइंट के बाद ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि हमारा कुछ ना कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रह ही जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे देख लेंगे कि क्या, जैसे ये चीज बता रहा हूँ मैं, जैसे ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर हम लोग, और जो भी इलास्टिक लिमिट, जो भी पॉइंट बी तक जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग जो सोम में कंसीडर करते हैं, वो हमेशा मानते हैं कि हमारा जो वो स्ट्रेस लग रही है वो इलास्टिक लिमिट तक ही लग रही है। तो उसी से हमारे हुक्स लॉ फॉलो करता है। हुक्स लॉ कहता क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो वही हमारी हुक्स लॉ है। और जो इसमें, क्योंकि बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कंसीडर करते हैं, स्मॉल डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, स्मॉल डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, देखो, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, स्मॉल डिफॉर्मेशन का मतलब है, मान लो कोई एक ये है बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें हमारा लोड लग रहा है, लोड लग रहा है पी, एल बाई टू डिस्टेंस पे, एल बाई टू डिस्टेंस पे। तो हमारा जो यहाँ पे जब स्मॉल डिफॉर्मेशन होगा, जो कर्वेचर की इक्वेशन आएगी, 1/r इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारा डेल्टा जो हमारा है, डेल्टा वेरी स्मॉल है, डेल्टा वेरी स्मॉल है, तो हमारा थीटा वेरी स्मॉल है, थीटा डेल्टा वेरी स्मॉल है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा डी डी थीटा है ही क्या, डी वाई बाई डी एक्स, ये वेरी स्मॉल है, मतलब नियरली इक्वल टू जीरो, तो ये टर्म हमारा जीरो हो गया, ये टर्म हमारा जीरो हो, तो हमारा कर्वेचर हुआ कितना, 1/r इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा कर्वेचर है, ये कर्वेचर की इक्वेशन है, 1/r इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। और हम लोग डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, m अपॉन ई आई इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हम लोग मोमेंट और उसका रिलेशन देखेंगे कि कैसे रिलेट करता है। ठीक है, और यही अगर मान लो यहाँ पे कोई एक, मान लो ये, मान लो एक हार्ड रबर, मान लो एक हार्ड रबर है, ठीक है, तो जब वहां ये डिफॉर्मेशन होगा, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन से जो हमारा डेल्टा आता है, जो डेल्टा अभी हम इस पॉइंट पे कंसीडर कर रहे थे, जैसे यहाँ तो इस वाले केस में तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा था, तो बी पॉइंट पे जो हमारा डेल्टा होता कितना होगा, पी एल क्यूब अपॉन 48 ई आई। ये तभी आता है जब हम मानते हैं कि वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन हम लोग कंसीडर करते हैं। पर यहाँ पे हार्ड रबड़ के केस में, मान लो ये बीम है, हार्ड रबर की बनी हुई है, ठीक है, बीम है जो हार्ड रबर की बनी हुई है, L/2 ये पॉइंट भी। तो जो हमारे यहाँ डेल्टा डैश होगा, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा पी एल क्यूब अपॉन 48 ई आई, क्योंकि डेल्टा और थीटा यहाँ पे हार्ड रबर में हमने जो लार्ज होंगे, तो इसका मतलब इलास्टिक वो, जैसे ये हार्ड रबर है तो इलास्टिक है नहीं, तो डेल्टा थीटा लार्ज हो गए, तो ये हमारी इस इक्वेशन को फॉलो करेगा नहीं, y शुड नॉट इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर।
तो जो हमारा डेल्टा डैश होगा वो ग्रेटर हमेशा होगा स्क्वायर रूट 1 बाई dx, वो ग्रेटर होगा PL क्यूब अपॉन 58। ठीक, यहाँ तक आ गए। तो जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट है वो तो हमने डिफाइन कर लिया क्या है, जैसे डी डी ई पॉइंट को हमने डिफाइन यहाँ पे, जैसे डी ई पॉइंट क्या है, डी ई पॉइंट है यील्डिंग, ई एफ पॉइंट क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग, ई एफ पॉइंट हमारा है स्ट्रेन हार्डनिंग, एफ जी क्या है, एफ जी, एफ जी क्या है हमारा, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। ठीक, अब हम लोग फेलियर ऑफ मटेरियल देखेंगे। फेलियर ऑफ मटेरियल क्या होता है। फेलियर ऑफ मटेरियल में दो चीज होते हैं। एक तो फेलियर कैसे हो सकता है, एक तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, मतलब डक्टाइल डक्टाइल फेलियर, और एक तो फ्रैक्चर होता है, ब्रिटल फेलियर। तो हम लोग उसको डिफाइन कर लेते हैं। फेलियर ऑफ मटेरियल, फेलियर ऑफ मटेरियल तो दो प्रकार के फेलियर होते हैं, उनको पता है। फर्स्ट, परमानेंट डिफॉर्मेशन। सेकंड, फ्रैक्चर। परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम बोल सकते हैं डक्टाइल फेलियर, और फ्रैक्चर को ब्रिटल फेलियर। फ्रैक्चर मतलब सडन फेलियर, सडन फेलियर। अब जैसे हम लोग जैसे वही स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व से देख लेते हैं, स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से क्या है होता है वो, जैसे स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व है, ऐसे मैंने बना दिए। तो जो हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, ये हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक, यहाँ पे जो हमारी यील्ड पॉइंट है, यील्ड पॉइंट है वो यहाँ पे डिफाइंड होता है स्ट्रेस स्ट्रेन। तो अगर हम लोग इसमें कैसे बताएंगे कि हमारा ये मटेरियल जो है डक्टाइल है या ब्रिटल है, तो मोर इज द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस मींस मोर इज द वैल्यू ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मोर इज द डक्टाइल इज द मटेरियल।